KTG and thermodynamics. तो इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स में यहाँ सबसे पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि कोई कंटेनर हो और कंटेनर में यदि कोई गैस बंद है तो ये कहलाता है थर्मोडायनामिक सिस्टम। और गैस में आपने थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर पता किया कि जो बर्तन का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम कहलाएगा भी। और यहाँ यदि मैंने प्रेशर पता कर लिया कि कितना है तो ये हम कहते हैं, और नंबर ऑफ मोल, तो ये कहते हैं कि एक स्टेट का हमें जानकारी मिल गया। ये कहलाता है स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स। अब हम लोग आज इस बात की चर्चा करते हैं कि आप इनमें बदलाव क्रिएट करेंगे, एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में ले जाएंगे। जैसे आपने P को बदल करके P डैश कर दिया, V को बदल करके V डैश कर दिया और T एज इट इज रहने दिया, तो इनके लिए हम लोग कहते हैं कि ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज किया है इस थर्मोडायनामिक सिस्टम को। तो ये हम लोग कहते हैं इसके लिए आइसोथर्मल प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में अब मैं बात करना चाहता हूं। तो उसमें हमने देखा कि एक स्टेट से यदि दूसरे स्टेट में हम ले जाएं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाएं तो 3 वेरिएबल है, तो मैंने 2 को बदला और 1 को नहीं बदला। यदि ऐसा प्रोसेस है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आइसोथर्मल। आइसो मींस ये टेम्परेचर का सेंस आप ले सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने वॉल्यूम को टेम्परेचर बदल दिया तो वॉल्यूम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने P नहीं बदला हो, प्रेशर नहीं बदला हो, हाँ, बार यूनिट होता है प्रेशर का, और आइसो बार मींस प्रेशर नहीं बदला, आइसोबारिक। तो ये थर्मो स्टेट में डायनामिक सिस्टम है, और मान लो उसे हमने गर्म कर दिया या मान लो पिस्टन को दबा दिया, मतलब इस तरह के कोई भी चेंजेस हम कर रहे हैं और उस चेंज में बदलने के चांसेस तो सबके हैं। आपने कोशिश ये की कि नंबर ऑफ मोल तो फिक्स है, वो नहीं गया बाहर कहीं, और केवल टेम्परेचर फिक्स रहा, प्रेशर और वॉल्यूम बदल गया, तो आइसोथर्मल। यदि ऐसा नहीं करके आपने वॉल्यूम फिक्स रखा, प्रेशर और टेम्परेचर को बदलने दिया, तो आइसो कोरिक। और इसी तरह प्रेशर यदि कांस्टेंट है तो आइसोबारिक। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों बदल जाए। ध्यान से देखिए, P डैश, V डैश, T डैश, और एक कंडीशन साथ में इंपोज कर देते हैं। एक कंडीशन साथ में क्या इंपोज कर देते हैं कि इसको ना तो हीट दिया गया है और ना ही हीट यहां से बाहर आया सिस्टम से। याद करिए, कैलोरीमेट्री में हम लोग कहते थे किसी हीट के लिए सिंबल Q, और DQ यूज कर रहे हैं थोड़ा सा हीट।
ना तो सिस्टम से थोड़ा सा भी हीट बाहर आया। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम से हीट बाहर ना आए? मान लो परफेक्ट बैड कंडक्टिंग मटेरियल का यदि कंटेनर बना हुआ है तो उसमें से हीट बाहर नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। मान लो पिस्टन हमने दबाए, प्रेशर बदला, वॉल्यूम बदला, टेम्परेचर भी बदला हो और हीट बाहर नहीं आया हो, तो इनके लिए एक खास नाम दिया गया है। इनके लिए एक नाम दिया गया है इस कंडीशन के साथ, जब DQ 0 है, ना ही सिस्टम से बाहर आया और ना ही एटमॉस्फेयर से भीतर गया, तो इनके लिए नाम दिया गया है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस बर्तन में गैस है, हमने पिस्टन को दबाया होगा, मे बी वॉल्यूम बदलता आपने आंखों से देखा, प्रेशर बदला, टेम्परेचर बदला हो और हीट ना तो बाहर आई ना हम बाहर से भीतर गई, तो इनके लिए हम कह देते हैं कि एडियाबैटिक। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस पोजीशन में इसे देख रहे थे वहां से चेंज करें और वापस यहीं लाके इसे फिर छोड़ दें। पिस्टन को दूर ले गए धीरे धीरे और वापस वहीं लाके छोड़ दिया, फिर वही प्रेशर, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर। यदि ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें पीवीटी फाइनल और इनिशियल एक जैसे हो गए, तो इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं साइक्लिक। साइकिल वर्ड से तो बड़े आराम से दिमाग में आ जाएगा, साइक्लिक। तो जहां से चलना हम शुरू किए और वहीं वापस पहुंच गए, तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज कर देते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब हमें लगता है प्रोसेस के तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेशर जो है कांस्टेंट, एक वॉल्यूम कांस्टेंट, एक में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक में DQ 0, और सब बदल गया और एक से चलना शुरू किए, फाइनली वहीं आ 3 4 और ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। इसका एक और भाई आता है, एडियाबैटिक जैसा करीब है, उनको भी हम मिलकर तीनों हो गए T डैश और सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। सर आवाज कट रही है। वो ये सिग्नल कट रही है। सर बहुत देर से कट रही है। वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए। सर अब ठीक है। अब यहाँ पर यदि ऐसा रिलेशन हो कि और V का जो प्रोडक्ट है और फाइनल वाला P डैश और V डैश, इनमें ये रिलेशन आ रहा हो PV टू द पावर X इक्वल्स पावर X, और यदि ऐसे ये फॉलो करें कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है इस सर वॉइस इनिशियल क्रैक का हो रही है। प्रोडक्ट और बीच में कोई होंगे, ये प्रोडक्ट होगा यदि सेम, तो इनके लिए नाम दिया गया है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हैं आप लोग? हेलो, सिग्नल डिस्टर्ब हो रहा है क्या अपना?
क्या अभी आप सुन पा रहे हैं? सर अब ठीक है। यस सर। यस सर। कृष्णा, कृष्णा छोड़ दो, काम कर रहा है, बीच में डिस्टर्ब हो रहा है। यह करिए, हम मैं से चर्चा करता हूं। एक था आइसोथर्मल, दूसरा है आइसो, हम देखते हैं इसमें कंडीशन था DQ0। पांचवा पॉलीट्रॉप, को लगेगा कि इतने ही हैं क्योंकि इसका नाम हमने दिया, और इसके बाद और भी इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट तो है ही जिनके नाम दिए गए, लेकिन ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडवांस के लिए जिनके नाम नहीं दिए गए। आपने कुछ प्रोसेस के तो नाम रख दिए, जैसे आइसोथर्मल कहते ही आपके दिमाग में क्या आ गया है? T कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदल रहा। आइसोकोरिक कहते ही आपके दिमाग में आ गया है V कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट। और प्रेशर तो सिस्टम ना ही हीट सिस्टम से। सर आपकी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है। आइडियल गैस इक्वेशन, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए यूज करते हैं हम लोग। PVT यदि हमें पता है तो इनके इस वैल्यू को रिलेट करते हैं, PV इक्वल्स टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया। अब इसका एप्लीकेशन देखिए, ये इसे कहते हैं स्टेट के फंक्शन का आपस का रिलेशन। अब इनका यूज देखिए प्रोसेस के साथ कैसे करते हैं। जैसे हमने नाम लिखा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस मींस T कांस्टेंट। अब जो इक्वेशन हमारे पास है PV इक्वल्स टू nRT, इसमें ध्यान से देखिए, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
T तो मैंने इस प्रोसेस के लिए कांस्टेंट मान लिया, और N है नंबर ऑफ मोल। तो यदि कंटेनर एक्सपोज्ड ना हो एटमॉस्फेयर से, तो कंटेनर से ना ही गैस निकल के बाहर जाएगा ना ही भीतर आएगा। उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मोल है, वो फिक्स रहेगा। तो राइट साइड यदि हम देख रहे हैं कांस्टेंट आया, T कांस्टेंट होने पर, तो यहां पर हमारे पास आ गया PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये जो हम देखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये कहलाता है प्रोसेस इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोसेस इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हर एक प्रोसेस के लिए ऐसे कुछ रिलेशन हमें मिलेगा जिनको हम कहेंगे प्रोसेस इक्वेशन। यहां पर एक लॉ की चर्चा की जाती है, बॉयल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is inversely proportional to V। ये जो है, ये है बॉयल्स लॉ। और वैसे भी आइसोथर्मल प्रोसेस में ये देख रहे हैं आप, यही तो रिलेशन है। P is directly proportional 1/V। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम आप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के आप यदि वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। ये कहलाता है बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तब हम लोग देख रहे होते हैं। आपके मन में ये विचार आएगा कि ये लॉ कहां से आए? तो पिछले टर्न पर आपने देखा था प्रेशर का रिलेशन एक P इक्वल्स टू हो गया था 1/3 रो VRMS स्क्वायर। 1/3 रो के बदले आप कह सकते हैं मास जो गैस का है अपॉन वॉल्यूम VRMS स्क्वायर। अब गौर करिए, यदि टेम्परेचर मैं बढ़ाता हूं तब तो VRMS स्क्वायर बदलेगा, मॉलिक्यूलों के भागदौड़ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम करता हूं तो मॉलिक्यूलों के भागदौड़ का रेट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेटेड है ये VRMS स्क्वायर। तो यदि टेम्परेचर नहीं बदलेगा तो VRMS स्क्वायर नहीं बदलेगा, और VRMS स्क्वायर नहीं बदलेगा तो प्रेशर किसके इन प्रोपोर्शनल दिखेगा? 1/V के, क्योंकि मास जो है बर्तन में गैस का वो फिक्स है, 3 फिक्स है। तो ये जो पिछले टर्न पे आपने डिराइव किया था प्रेशर का रिलेशन, इस प्रेशर के रिलेशन को यूज करके डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि यदि टेम्परेचर फिक्स है तो VRMS जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूलों का वो फिक्स रहेगा। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। तो बॉयल्स लॉ यदि हम कहते हैं तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और यदि इस नाम को ना भी याद रखें तो फिलहाल काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, और आइडियल गैस इक्वेशन आइसोथर्मल में देखते हैं हम क्या कि वो PV इक्वल्स टू nRT इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P जो है ये प्रोसेस इक्वेशन कहलाता है। कई है, उन नामों को जूनियर क्लासेस में ज्यादा थोड़ा ध्यान रखा भी जाता है, मान लो बोर्ड के पर्पस से भी, लेकिन IIT के क्वेश्चंस में ज्यादातर इन नामों के पीछे बहुत टाइम नहीं बर्बाद करना है। आइसोथर्मल जैसे मैंने कहे 6-7 प्रोसेस के नाम है और इनफाइनाइट ऐसे प्रोसेस है जिनके नाम नहीं। तो हम लोगों को एक जनरल वे फॉलो करना है। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा यूज होगा किसी भी प्रोसेस के किसी भी स्टेट में, यदि स्टेट मींस PVT हमें पता है। यहां पर आप चेक करिए आइसोकोरिक के लिए क्या रिलेशन दिख रहा है।
आइसोकोरिक प्रोसेस में हमने किसको कांस्टेंट कह दिया है? V को कांस्टेंट कह दिया है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? PV इक्वल्स टू nRT। यदि V कांस्टेंट है, PnR/VT, ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्यों? सिंस nR/V हो जाएगा कांस्टेंट। अब यहां आप क्या कहते हैं? P1/P2, T1/T2। के लिए आप टर्म यूज करते हैं गे-लुसाक लॉ। अब नाम आपके याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो भी ठीक। आपने कहां से सोचा इसे? PV इक्वल्स टू nRT से। PV इक्वल्स टू nRT में आपने देखा ये सारा का सारा कांस्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और V। यदि V कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P1/P2 आ जाएगा T1/T2। ये लॉ कहता है, ये लॉ क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम P is directly proportional to T। इनको भी उसी तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि प्रेशर के लिए हम लोगों ने लिखा था 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VCT RMS स्क्वायर। और टेम्परेचर ये डायरेक्ट रिलेटेड है RMS वाले वेलोसिटी के स्क्वायर के, फंक्शन है इसी पर निर्भर करने वाला। इसका हम लोग P को मास अपॉन VRMS स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम फिक्स है। बर्तन के भीतर रखा मास तो VRMS स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया प्रेशर, और के प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो मॉलिक्यूलों का भागदौड़ बढ़ता है। तो हम लोग कहते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये किसके लिए? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम यदि कांस्टेंट रहेगा तो मास गैस का फिक्स है। स्क्रीन पे देख सकते हैं P 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम, जो डेंसिटी कहा करते थे आप, 1/3 रो VRMS स्क्वायर, और टेम्परेचर का ये फंक्शन है। तो आप कह सकते हो कि यदि प्रेस वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया VRMS स्क्वायर के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है T के। तो टेम्परेचर, यदि आप कहते हो टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम फिक्स है, डब्बे का वॉल्यूम फिक्स है, पिस्टन का पोजीशन फिक्स है, आपने गर्म कर दिया, तो डब्बे को गर्म करने पर वहां के मॉलिक्यूलों की भागदौड़ बढ़ गई, तो वो तेजी से जाकर टकराएंगे दीवारों से, तो वहां जो प्रेशर होगा, मोमेंटम चेंज ज्यादा होगा पर यूनिट टाइम, प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। आप उससे मैकेनिक्स में जाके देख सकते हैं किसी डब्बे के भीतर प्रेशर कैसे डिराइव किया। मॉलिक्यूल जाते हैं, टकराते हैं, उनसे मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, प्रेशर। हमने गर्म कर दिया डब्बे को, उनके भीतर मॉलिक्यूलों की भागदौड़ बढ़ गई, तो ज्यादा मोमेंटम से जाकर टकरा रहे हैं, ज्यादा वेलोसिटी से जाकर टकरा रहे हैं और वापस आ रहे हैं, तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर। प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां इसी तरह चेक करिए कि आइसोबैरिक P कांस्टेंट, अब यदि P कांस्टेंट कह देते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT हमारे पास है। V इक्वल्स टू हो जाएगा nR/PT, और यहां V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यहां लिखते हैं V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, या V1/V2 इक्वल्स टू T1/T2, दोनों में से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। और ये जो लॉ है, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं
चार्ल्स लॉ, ये क्या कहता है? एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर को फिक्स रखते हैं, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यदि टेम्परेचर कम कर देंगे तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। आप यहाँ ग्राफ बनाने का एक टेक्निक सोचिए। यदि इन दोनों का मैं ग्राफ बनाने की सोचता हूं, V और T रिलेशन, तो क्या लगता है आपको? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऐसा जो रिलेशन होता है वो कोई कर्व होता है या स्ट्रेट लाइन होता है? तो हमें मान लो नहीं पता। अभी एक काम करिए, आपने y एक्सिस पे रखा हुआ है V, और NR/P जो है वो एक कांस्टेंट है, और T के बदले रखते हैं x, तो y इक्वल्स टू मान लो 5x होता, तो ये क्या बनता? और इसका स्लोप किसे कहते हैं आप? 5 को। तो उसी तरह ऊपर वाला जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और उसका स्लोप कहलाएगा, वो स्लोप क्या कहलाएगा? NR/P। ये ओरिजिन से जाने वाला, और इसका जो स्लोप हो जाएगा ग्राफ का, ये हो जाएगा NR/P। तो ओरिजिन से जाने वाला VT ग्राफ यदि कहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लेते हैं, या स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो इसका मतलब हम क्या लेते हैं कि प्रेशर निश्चित रूप से कांस्टेंट होगा। किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस की यदि मैं बात कर रहा हूं, और आप यदि इसी से पिछले वाले पेज पे आकर के देखें, जिनमें आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था, आइसोकोरिक जहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, वहां पर देखिए ग्राफ बनाते हैं P और T का। इनको देखिए तो ये भी कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और इनका स्लोप क्या देगा? NR/V। ज्यादा वॉल्यूम में कम स्लोप वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। यदि कम वॉल्यूम के डब्बे में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, वॉल्यूम फिक्स रखते हुए, तो ज्यादा स्लोप मिलेगा। स्ट्रेट लाइन वो PT, तेजी से प्रेशर बदलेगा। और ऐसे ही यदि हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट की बात करें, तो याद करिए कि P और V का रिलेशन ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि X और Y प्रोडक्ट में है। X और Y प्रोडक्ट में कैसा ग्राफ बनता होगा? यदि यहाँ P और V का ग्राफ बनाएंगे, PV कांस्टेंट को ध्यान में रख के, तो ऐसे, इसे कहते हैं, एक खास नाम दिया जाता है, XY कांस्टेंट का ये ग्राफ है, या PV कांस्टेंट का जो ग्राफ है, इस कर्व को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। PV ग्राफ का जो नाम है ये है रेक्टेंगुलर बोला। अभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्लास 12th में पढ़ेंगे इसे डिटेल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों के शुरू हुआ 11th में? ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया होगा। तो स्ट्रेट लाइन, सर्किल, फिर उसके बाद आता है एलिप्स, फिर आता है हाइपरबोला, और उसमें एक स्पेशल केस है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आई थिंक वो 12th में शिफ्ट हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है XY कांस्टेंट, और ये जो कोऑर्डिनेट XY वाले हैं उसके रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दो पैराबोला बनाते हैं, तो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन नेगेटिव वॉल्यूम तो पॉसिबल नहीं है,
तो नेगेटिव वॉल्यूम पॉसिबल नहीं होने के कारण हम लोग दूसरी तरफ बनाने नहीं जाते हैं हाइपरबोला, केवल वो उधर बनता है। वॉल्यूम आप बढ़ाते जाते हैं तो प्रेशर कम होता जाता है, या वॉल्यूम कम करते जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। अब यदि इसको आप समझ गए हो तो यहाँ एक पॉइंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपके मन में विचार आएगा सर बाकी को आपने एनालाइज नहीं किया, प्रोसेस तो और भी थे। तो मैं फिर याद दिलाऊं, प्रोसेस तो इनफाइनाइट है। मैंने तो केवल 3 के जो बेसिक थे उनकी थोड़ी सी चर्चा की। तैयारी तो इसके लिए करेंगे कि जिनका नाम नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी हम क्वेश्चन बनाने के लिए कंफर्टेबल हो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ये है एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब आप बात करेंगे किसी कंटेनर में रखे गए गैस के लिए, ये है पिस्टन, यहां पर है गैस, और इसको आप हीट प्रोवाइड करते हो डेल्टा क्यू। यदि मैंने हीट प्रोवाइड किया तो क्या क्या हो सकता है? गैस के मॉलिक्यूलों की भागदौड़ बढ़ सकती है, और उसके कारण ये हो सकता है पिस्टन को धकेल करके थोड़ा ऊपर भेज दे। तो यदि पिस्टन को धकेल कर ऊपर लाता है तो इस प्रोसेस में वर्क डन होगा। ये पुश कर रहा हो, मान लो गैस ने पुश किया, तो यहां पर वर्क हम देख रहे होंगे डेल्टा डब्ल्यू। धकेलने में, पिस्टन को धकेलने में वर्क करना पड़ा होगा गैस को, और कुछ ना कुछ इनकी जो इंटरनल एनर्जी, वो भी चेंज हुआ होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसे हम लोग कह देते हैं डेल्टा यू। डेल्टा डब्ल्यू है हीट सप्लाइड, और ये डेल्टा डब्ल्यू है अच्छा, फिजिक्स में वर्क डन का डिफिनीशन तो थोड़ा बहुत सबको पता है कि फोर्स हो और डिस्प्लेसमेंट भी हो। यदि पिस्टन फिक्स होता और तब हम टेम्परेचर बढ़ाते तो क्या कोई वर्क डन हो पाता? नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मिलता ही नहीं मुझे, तो वर्क डन 0। तो ये लॉ कहता क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि जो भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा, और नहीं तो वो जाएगा वर्क डन करने में। हीट एनर्जी है जो हमने दिया सिस्टम को, तो उस एनर्जी को लेकर के गैस क्या क्या कर सकता है? कुछ तो उनके मॉलिक्यूल के पास रह गया एनर्जी, उनकी भागदौड़ बढ़ गई, और कुछ जो पिस्टन है उस पिस्टन को पुश करने में, वर्क करने में उस एनर्जी को यूज कर लेगा। इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जब हम थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए हम ये कह रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो निश्चित रूप से ये प्रोसेस के नाम के साथ नहीं जुड़ा है। कोई भी नाम हो, चाहे नाम उसका दें या ना दें, यदि प्रोसेस है तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा कि जो एनर्जी हम देंगे गैस को, या तो
उनके पास उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाकर वहां जमा मुझे मिलेगा, और नहीं तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी खत्म होगा पिस्टन को पुश करने में। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का कंसेप्ट है कि हम इस फर्स्ट लॉ को यूज करना सीख जाए, और यदि ऐसा कर सकते हैं तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो उनको हम एनालाइज करना सीख जाएंगे। आपके सामने हम देख रहे हैं कि यहां पर गैस का प्रेशर होगा, तो फोर्स किसके बराबर होगा? जो गैस अप्लाई कर रहा होगा पिस्टन पे, प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर और पिस्टन का एरिया मल्टीप्लाई करो, वो फोर्स आएगा। गैस के हाथ तो है नहीं, गैस तो जाके टकराएगा मॉलिक्यूल, उसी से धकेलेगा। मतलब गैस ने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है उस प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया, और वही तो धकेलेगा पिस्टन को। और यदि पिस्टन को धकेलता है और ले जाता है dx या डेल्टा x ऊपर, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो हमने वर्क डन क्या लिखना है गैस के द्वारा? f dx, और f क्या था? p इंटू a dx, और a dx क्या हो जाएगा? dv। चेक करिए, एरिया और छोटा सा जो डेल्टा x है वो तो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है बर्तन के, उसी के बराबर होगा ना, एरिया इंटू dx। एरिया इंटू dx क्या देने वाला है? चेक करिए, एरिया इंटू dx यही तो हो जाएगा वॉल्यूम में जो छोटा सा चेंज हो रहा है। पहले जितना वॉल्यूम था उससे बर्तन का वॉल्यूम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? तो एक्स्ट्रा जितना वो रेड शिफ्ट, रेड की तरफ जो आप पिस्टन को बढ़ता देख रहे हैं ऊपर, तो वहां जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम निकल करके आया, जो बर्तन के भीतर आ गया, तो हम कहेंगे वो चेंज है वॉल्यूम में। तो वर्क डन के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास रिजल्ट आया कि वर्क डन चाहिए तो पीडीवी। आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे, या इसे याद करिए, ये भी लिखा करते हैं एरिया अंडर पीवी कर्व। यदि आपको वर्क डन चाहिए तो हम ये लिख सकते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व। क्यों? क्योंकि वाई डी एक्स को हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं कि वो एरिया अंडर द कर्व देता है। तो पीडीवी भी क्या देगा? एरिया अंडर द कर्व। सर इसका मतलब, तो अभी 3 टुकड़ों में मैंने एक की चर्चा की है, डेल्टा डब्ल्यू की, और उसको ये जो वर्क डन है इसको आप समझ रहे हो, तो वर्क डन के लिए क्या क्या पता होना जरूरी है? P और प्रेशर और वो जो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। मुझे ये बताइए, यदि कांस्टेंट वॉल्यूम रहे, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस हो, वॉल्यूम बदले ही नहीं, सारे फिक्स्ड हो, पिस्टन का पोजीशन और कंटेनर का साइज अपने अपने जगह पे, तो वहां वर्क डन डीडब्ल्यू क्या हो जाएगा? यदि भी कांस्टेंट हो, फिक्स हो, तो डीवी 0 हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा। मैकेनिक्स में जाके सोचो, जब हमने देखा फोर्स लगता हुआ और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। एक पार्ट तो ये था कि वर्क डन को हम पहचान लें, और वर्क डन को पहचाने ऐसे कि यदि आपके सामने ऐसे एक प्रोसेस दिया गया, यदि आपके सामने में हम एक प्रोसेस में प्रेशर नहीं बदल रहा, प्रेशर नहीं बदल रहा और वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर पी नॉट फिक्स है और वॉल्यूम वी नॉट से बदल करके हो गया 2 वी नॉट। इस ए से बी तक वाले प्रोसेस में हमें वर्क डन पता करना है कितना होगा इस ग्राफ के बेसिस पे। तो एरिया अंडर द कर्व कैसे देखते हैं आप? यहां देखिए ना, एरिया कितना दिख रहा है, तो ये कैसा एरिया दिखेगा कर्व के नीचे वाला? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में कैसे लिखते हैं? हाइट, और ये विड्थ।
तो वर्क डन जब ए बी का दे तो ये पी डीवी इंटीग्रेशन याद आएगा, और फिर ये याद आएगा एरिया, और एरिया कितना हो गया, हाइट पी नॉट, और ये 2v0 माइनस वी नॉट, तो ये कितना हो गया, पी नॉट। आपको वर्क डन चाहिए तो ये ऐसे देख सकते हैं, आपके सामने में ये भी तो आ सकता है ऐसा एक वैल्यू, जिसमें हमने देखा प्रेशर पी नॉट से 3 p0 हो गया, और वॉल्यूम वी नॉट से 2v0 हो गया। बताओ तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ क्या रेक्टेंगल दिख रहा है, क्या यहाँ रेक्टेंगल दिख रहा है या ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया का क्या फॉर्मूला याद है आपको, तो वर्क डन कहते ही पी डीवी और या एरिया, और एरिया हो जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया। बहुत बढ़िया के तब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड पी नॉट प्लस 3p0 इंटू हाइट हो जाएगा 2v0 माइनस v0, दैट इज v0। तो ये कितना आ जाएगा, 2p0 v0 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने वर्क डन के बारे में ये पता कर लिया कि ये एरिया से पता हमें चल सकता है, और या कैलकुलस का हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। अलग अलग शेप आपके सामने आ सकता है एरिया निकालते वक्त, तो सावधानी से आप काम करें। यहाँ देखिएगा हाइट हमने किसको कह दिए, हमने हाइट कह दिया ये पैरेलल साइड, ये दोनों p0 3p0 पैरेलल साइड, और इनके बीच का हाइट हमने किसको माना, इसको, ये 2v0 माइनस v0 को। तो जब हम एरिया ढूंढ रहे थे तो एरिया हमें ये दिख जाएगा ट्रेपेजियम का। और ए बी प्रोसेस का था ये आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबाइटिक, पॉलीट्रॉपिक, इन किसी में भी सेट हो ये जरूरी नहीं है, ये इस किसी में भी सेट हो ऐसा जरूरी ये नहीं है। क्या लगता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वहां सर्कुलर टाइप भी दिख सकता है, थोड़ी सा उसके बारे में कुछ। वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव कब होगा उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए और मुझे बताइए। वर्क डन को आपने डिवाइड किया पीडीवी, सोचो यदि मैं इसको कहता हूं, एक तो रास्ता है एरिया और एक है पीडीवी। इसके साथ इंपॉर्टेंट है कि यदि फ्री एक्सपेंशन हो, रोकने वाला फोर्स ना हो, और तब पिस्टन धकेला जाए, मतलब पिस्टन वेटलेस हो, बाहर एटमॉस्फेयर ना हो, तो गैस को क्या धकेलने में कोई मेहनत करना पड़ेगा। गैस को कब मेहनत करना पड़ रहा है पिस्टन धकेलने में, जब पिस्टन हेवी हो या एटमॉस्फेयर हो, कोई अपोज करने वाला होगा तब तो गैस का वर्क। तो यदि कभी लिखा जाए इन फ्री एक्सपेंशन dw0, यदि फ्री एक्सपेंशन है तो dw0 होगा। और दूसरा पॉइंट देखिएगा, if v कांस्टेंट कहने का मतलब ये नहीं कि इनिशियल एंड फाइनल, v कांस्टेंट का मतलब ये v रिमेन्स सेम, तब जाकर के हम कहेंगे फिर से dw0। क्यों, क्योंकि dv 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, dw ग्रेटर देन 0 होगा when v is continuously increasing। और dw लेस देन 0 होगा when v is continuously
डिक्रीजिंग, V is continuously decreasing. सर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है? तो चेक करो, यदि ऐसे होता पीवी ग्राफ, लेफ्ट राइट से लेफ्ट आ रहा होता, तो इस जगह प्रैक्टिकली सोचो, बर्तन के वॉल्यूम को देखो, पिस्टन दबा करके वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? चेक करो तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, एरो देख के डिसाइड करो। कम हो रहा है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है, राइट से लेफ्ट आप देख रहे हैं, तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा। ऐसा कब होगा? प्रैक्टिकली वो डब्बा इमेजिन करो, डब्बे में जो पिस्टन था, उस पिस्टन को यदि बाहर से नीचे हम प्रेस करेंगे तब तो वॉल्यूम कम होगा। अब सोचो, भीतर से जो गैस भले ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो उसके अपोजिट हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? पिस्टन का नीचे, और हमने गैस का फोर्स किधर देखा? ऊपर। सर ऐसा कैसे होगा? अरे बाहर से मैंने एक्स्ट्रा कोई फोर्स लगा दिया, लेकिन गैस का वर्क डन वहां क्या कहेंगे हम लोग? निगेटिव। तो जब भी कभी वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो हम कहेंगे निगेटिव, वर्क डन निगेटिव। और वॉल्यूम यदि बढ़ रहा होगा तो पॉजिटिव। बढ़ेगा का मतलब क्या? जिधर गैस फोर्स लगा रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो साइज बदलेगा, बर्तन का बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। सर आप ये बताओ कि यदि इनिशियल और फाइनल बराबर कर दूं तो एक काम करो, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो, जहां से चलना शुरू हुआ वॉल्यूम वहीं पे पहुंच गया फाइनली। इनिशियल और फाइनल दोनों वॉल्यूम देखो कितना है। तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि यहां वर्क डन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो? तो आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा जीरो, और वो गलत हो जाएगा। उसके पीछे का कारण मैं बताता हूं। मुझे ये बताओ, ए से बी तक आते आते, ए से बी तक आते आते एरिया दिखा, आंखों के सामने आया, और बी से सी तक जाते जाते एरिया दिखा अंडर द कर्व। कौन सा एरिया बड़ा दिख रहा है? अब बताओ, ए से बी वाला जो वर्क डन होगा और बी से सी वाला जो वर्क डन होगा, दोनों एरिया से आप देख सकते हो, एरिया 1, एरिया 2, और कौन सा एरिया डोमिनेट करने वाला है? BC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक जो है ए से बी में वॉल्यूम जो है डिक्रीज हुआ है, और बी से सी में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। चेक करो, तो डोमिनेट करने वाला एरिया कौन सा हो गया? बी से सी, जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो आपको पता चल गया बीसी जो है, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो उसमें हम देख रहे हैं कि एरिया 2 जो है वो बड़ा है, एरिया 2 बी से सी वाला एरिया बड़ा है। वर्क डन बीसी जो है ये होगा पॉजिटिव, और वर्क डन ए बी जो है ये होगा निगेटिव। और वर्क डन जब देखेंगे ए सी, तो वर्क डन बीसी, वर्क डन ए बी और वर्क डन बीसी दोनों का तो सम करोगे आप, एक पॉजिटिव रखोगे एक निगेटिव रखोगे, डोमिनेट करने वाला पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और बचा हुआ जो वैल्यू है वो वर्क डन, वो कौन सा एरिया मिल जाएगा हमें वर्क डन? वो ये वाला एरिया, प्लस माइनस वाला नीचे तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो बचा हुआ एरिया कौन सा है? ये बीच में जो ये सर्किल के, सेमी सर्किल के बीच में दिख रहा है एरिया, वो हो जाएगा एबीसी प्रोसेस में वर्क डन। लगता है ये एक बार और समझाऊं? हाँ आप नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए और मुझे बताइए कि यदि केवल प्रोसेस ऐसा होता तो ये वर्क डन इसके लिए पॉजिटिव कहते या निगेटिव कहते? नेगेटिव। वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा इस प्रोसेस में? वर्क डन निगेटिव। और यदि कोई ऐसा जाता दिखे आपके सामने तो उसके लिए क्या कहेंगे प्रेशर वॉल्यूम वाले रिलेशन में? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता दिख रहा है, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो। तो हम लोग जहां कंटिन्यूअस बढ़ेगा
या कंटिन्यूअस घटेगा वॉल्यूम, वहां तो बोल सकते हैं वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन यहां बढ़े भी और घटे भी वहां जल्दबाजी में मत बोलो, गलत होने वाला है। अब हमने जब ये सोचा कि इस टुकड़े में ये इनिशियल और फाइनल एक जैसा, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम एक जैसा, तो ए से बी तक बताओ, ए से बी तक वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा? ए से बी, ये प्रेशर वॉल्यूम वाला ए से बी में वॉल्यूम कम हुआ, और बी से सी में वॉल्यूम बढ़ा या कम हुआ? तो बढ़ गया। तो आपने इस वर्क डन को कहा लेस देन 0 और वर्क डन बीसी को कहा ग्रेटर देन 0। दोनों अलग अलग एक बार सोचो। यदि आपको केवल ए बी का पता वर्क डन, तो कौन सा एक हो गया? आप ये वाला एरिया। और यदि आपको ऊपर पी भी तो कौन सा एरिया देखोगे? हाँ, ये सारा कौन सा एरिया बड़ा होगा? तो बी से सी वाला, बी से सी तक का, ये लेफ्ट साइड में चेक करिए, बी से सी तक का एरिया ये पूरा एरिया है, और ए से बी तक का एरिया, क्या ये एरिया है ब्लू? तो दोनों एरिया में ज्यादा एरिया जो है वो ज्यादा वर्क डन है, तो डोमिनेट करने वाला पॉजिटिव वर्क डन या निगेटिव? अब इनको मुझे इकट्ठा करना है, एरिया एरिया, नीचे वाला एरिया रेड और ब्लू मिलके 0 हो गए, तो बचेगा कौन सा? ये एरिया, यही होगा वर्क डन एबीसी। ये एरिया कौन सा? तो उस एरिया को मैं ब्लैक कर देता हूं, ये हो जाएगा वो एरिया जो हम कह देंगे। तो जहां बढ़े या जहां घटे वहां पर बोलना बहुत आसान है कि वर्क डन पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धकेल दिया गैस ने, सिस्टम को बड़ा कर दिया, वहां गैस का वर्क डन पॉजिटिव, और गैस पे वो बेचारा कोशिश तो कर रहा था बढ़ाने का और पता चला उसे दबा दिया गया, तो वर्क डन उस गैस का निगेटिव। आप यदि कभी ऐसे देखें तो इस प्रोसेस के लिए नाम आपको पता चल जाएगा साइक्लिक। क्या नाम कह देंगे? साइक्लिक। जहां से चलना शुरू किया वहीं चले आए। अच्छा, एबी के लिए देखो तो एबी में क्या वॉल्यूम बदला या एरिया अंडर द कर्व मिलेगा हमें? एबी वॉल्यूम कांस्टेंट कभी नहीं बदला। अच्छा, वर्क डन बीसी ग्रेटर देन 0 क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, वर्क डन सीडी 0 क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन डीए लेस देन 0। तो आपने जो एरिया देखना था पॉजिटिव एरिया, ये बड़ा वाला एरिया यहां से यहां तक पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया ये निगेटिव, तो टोटल कौन सा हो जाएगा वर्क डन? तो वर्क डन जो इस साइक्लिक प्रोसेस में हम देखेंगे ए बी सी डी ए, ये हो जाएगा एरिया इनसाइड साइकिल, एरिया इनसाइड साइकिल। वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, क्योंकि वो तो बाहर वाला एरिया तो कैंसिल आउट हो जा रहा है प्लस माइनस मिलके, और ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये साइकिल में डोमिनेट करने वाला एरिया किसका है? पॉजिटिव वाले का। बी से सी वाला डोमिनेट करने वाला एरिया देगा, तो ज्यादा एरिया जो पॉजिटिव एरिया है वो कौन दे रहा है? बी से सी। सर ये तो मुझे ए से बी वाला नहीं समझ में आया। अरे तो ए से बी के नीचे एरिया अंडर द कर्व ढूंढो ना, 0 कुछ नहीं मिलेगा। ए से बी वाले को तो आप तो यही कह रहे हो ना, उसके नीचे है ही नहीं एरिया, तो ए बी वाले के लिए हमने कह दिया कोई वर्क डन नहीं। इसी तरह सीडी में भी वॉल्यूम कांस्टेंट। सर आपको कैसे पता चला एबी में वॉल्यूम कांस्टेंट? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, पी के पैरेलल है, भी बदल ही नहीं रहा उसमें कहीं पर, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। तो वर्टिकल लाइन एबी और सीडी में, सर वो थोड़ा टेढ़ा लग रहा है यार, ठीक कर लेना, टेढ़ा लग रहा हो, वर्टिकल रखना प्रॉपर वे में। आप ये इस जगह ध्यान रखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस जब कभी आएगा, फॉर साइक्लिक वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा एरिया इनसाइड साइकिल, और वो प्लस माइनस में प्लस माइनस कैसे डिसाइड करेंगे? डायग्राम देख के। हाँ, प्लस और माइनस साइन कैन बी
described on the basis of PV graph, given PV graph। वो जो इसका साइन डिसाइड करेंगे गिवन पीवी ग्राफ के। तो जनरली जो हम पीवी में देखते हैं, जनरली में देखते हैं जब साइकिल चल रहा होता है क्लॉकवाइज, तो वर्क डन ग्रेटर देन 0, वो चेक कर लीजिएगा, वो डोमिनेट करने वाला आपको दिख जाएगा पॉजिटिव। और यदि साइकिल चल रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क डन हो जाता है निगेटिव, डोमिनेट करने वाला एरिया निगेटिव हो जाने के कारण। ये तब यूज करते हैं जब पी और वी सही जगह पे हो, पी वाई पे हो और वी एक्स पे हो। और यदि इनको हम बदल दें, कभी परेशान करने के लिए आपको वी यहां कर दें और पी यहां कर दें, तो देखिए इस जगह हम कहेंगे वर्क डन ग्रेटर देन 0। अरे सर यहाँ क्या, देखो तो वॉल्यूम तो वाई एक्सिस पे हमने ले लिया ना, तो यहाँ वॉल्यूम वर्क डन 0 नहीं होगा। और ऐसे केसेस में फिर वो अपोजिट हो जाता है, क्लॉकवाइज वाला निगेटिव हो जाता है वीपी, क्लॉकवाइज वाला जब साइकिल चलता देखेंगे तो, क्योंकि ज्यादा एरिया जो देखेंगे, और एरिया आपको देखना होगा इस एक्सिस पे, फिर एरिया देखना होगा वी वाले एक्सिस पे जाके। और यदि वी और पी आप ऐसे लेते हैं, ये वर्क डन इसमें पॉजिटिव हो जाता है ग्रेटर देन 0। तो आप इतना एक साथ नहीं याद करें, आप केवल ब्लैक वाले को याद कर लें, रेड वाला बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। तो अभी हम लोगों ने जस्ट जैसे पीवी को बदल देंगे, तो वो जो ब्लैक वाला था रेड में आपने जैसे बदला है, वो उनके साइन भी बदल जा रहे हैं। ऐसा कम मौका मिलेगा ये पीवी बदला हुआ, एनआईटी के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। और अभी केवल वर्क डन डीडब्ल्यू के बारे में हमने चर्चा की है, ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल इसके चर्चा की। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।